अस्सलाम वालेकुम। आई होप यहाँ पे सब हेल्दी है और साउंड है और होपफुली नॉट सफरिंग फ्रॉम कोविड, क्योंकि अगर किसी का है भी प्लीज़ हमें बताना नहीं क्योंकि अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू बिगिन बाय थैंकिंग द ऑलमाइटी फॉर मेकिंग दिस इवेंट हैपन, और उसके बाद आई वुड लाइक टू थैंक आवर एस्टीम्ड गेस्ट्स फॉर गिविंग अस देयर वैल्यूबल टाइम and blessing us with your presence. So before I begin this seminar, I would want a huge round of applause for our outstanding performers of 2018 जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 19 लाई है, जो आपके सामने यहाँ पर है। तो हम अपना सेमिनार शुरू करते हुए बिफोर आई गिव देम द डाइस, ताकि वो आपसे अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सके या फिर आपके सवालात ले सके, वो उस लेवल तक जाने से पहले मैं बस आपके साथ 3 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ विच आई बिलीव आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर क्लियरिंग द वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस इन द कंट्री। तो पहला जो प्री रिक्विजिट है दैट आई बिलीव आप सबके पास होना चाहिए वो है इंटेंशन। आपके पास ऐसा इंटेंट होना चाहिए जो नोबल है, जो प्योर है। जब आपका इंटेंट नोबल होगा, आपका कॉज प्योर होगा, तभी जाके अल्लाह ताला भी उसमें आपको फ्लरिशिंग रिजल्ट्स देते हैं। नंबर 2 दैट आई बिलीव आप सब में होना चाहिए वो है ऑनेस्टी, कि आप सब में अपने आप को पहचानने की ऑनेस्टी होनी चाहिए कि क्या ये एग्ज़ाम जो डिमांड करता है मैं उसको दे पाता हूँ या नहीं दे पाता हूँ। इस एग्जामिनेशंस में आपको पता है कि कितने लोग आपके साथ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और आपको उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना है, उनके साथ ऑनेस्ट रहना है, आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना है। ये प्रिपरेशन जो डिमांड करती है उस प्रिपरेशन के साथ ऑनेस्ट रहना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किया पर उन्होंने ये बोला सर हमारी जो हमारा पोटेंशियल था, जो हम रीच कर सकते थे, वो भी हम रीच नहीं कर पाए। क्वालिफाई करने के बाद भी उनमें वो गैप होती है उनके दिल में कि हम अपना फुल पोटेंशियल रीच ना कर पाए। ऐसे लोग ऑनेस्ट होते हैं अपनी प्रिपरेशन के साथ। नंबर 3 कंसिस्टेंसी। ये एग्ज़ाम अगर आपको IAS बनना है, कम से कम 1 से 2 साल आपको इस एग्ज़ाम को देने हैं कंसिस्टेंसी के साथ। 730 दिन, हर दिन आपको 10 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे हर दिन देने हैं, तब जाके इस कंसिस्टेंसी के साथ आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और इनको डाइस देने से पहले मैं सोफिया मैम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि वो हमारे मैम को प्रेजेंट करे हमारा शॉल। Now I'd like to request the source of inspiration and the source of strength और इस इंस्टीट्यूट के ओनर मिस्टर जिलानी साहब, जो मिस्टर दावर को शॉल पहनाएंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शाहिद सर से। तो आपका ज़्यादा टाइम ना देते हुए मैं हमारे पहले स्पीकर को इनवाइट करता हूं कि आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सके, उनका एक्सपीरियंस क्या था इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद और कैसे वो JKPSC में रैंक 1 आई है। तो प्लीज़ वेलकम कामला मैम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आप सब ठीक है, यू ऑल आर डूइंग गुड। और दूसरा जो तहलील सर ने कहा, आई अग्री विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स ही सेड, कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपके इंटेंशंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। यू नीड टू बी वेरी क्लियर माइंडेड अबाउट व्हाट यू गोना डू विद योर फ्यूचर। आपके आगे के प्लान्स क्या है, आपके गोल्स क्या है। तो आई थिंक इंटेंशंस क्लियर होना तो आपकी पहला स्टेप है कि आपको एक क्लियर माइंड होना चाहिए कि आपको करना क्या है। और दूसरा जो तहलील सर ने कहा उसके साथ भी मैं अग्री कर रही हूँ कि ऑनेस्ट आपको होना है। सबसे पहले आपको ऑनेस्ट होना है अपने आप के साथ। तो जो आपने दिन में सोचा है मुझे पढ़ना है, कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, आज इतना कर लिया तो ठीक है कोई नहीं कल हो जाएगा, वो वाली चीज़ नहीं करनी है। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ऑनेस्ट रहो अपने आप के साथ। जो इंसान अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं है वो दूसरों के साथ कभी ऑनेस्ट नहीं हो सकता है। तो ये जाहिर सी बात है।
और रिगार्डिंग माई स्ट्रैटेजी, तो मैं क्या करती थी, बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये 3 स्टेजेस है और ये 3 डिफरेंट स्टेजेस है। मुझे लगता है जिसको ये प्रिपरेशन शुरू करनी है, इन 3 स्टेजेस को साथ लेके चलना है, तो बहुत ही इंटीग्रेटेड और हॉलिस्टिक प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी। तो जैसे आप शुरू करेंगे तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये प्री बेस्ड स्टडी है मेरी, या ये मेंस बेस्ड स्टडी है, या आप इंटरव्यू के लिए तो बाद में देख लेंगे। तो ऐसे प्रिपरेशन करनी है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो जाए साथ साथ। मतलब जो 3rd टियर एग्ज़ाम का पर्सनालिटी टेस्ट, वो आपको डे 1 से ही अपनी पर्सनालिटी एनहांस करनी है, इम्प्रूव करनी है। तो पर्सनालिटी कैसे एनहांस और इम्प्रूव होगी, मुझे लगता है जो सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे GS 1 से लेके GS 4 तक, वो बहुत ही ज़्यादा हॉलिस्टिक और इंटीग्रेटेड है। तो वो होल हार्टेडली पढ़िए। मतलब जैसे कोई रिलीजियस बुक पढ़ते हैं ना, मतलब कितने ध्यान से और कितनी सेक्रेड, तो आपको इन सब बुक्स को एज सीक्रेट बुक्स लेना है, ठीक है। तो बहुत रिलीजियसली आपको फॉलो करना है GS 1, GS 2, GS 3। इसके अलावा जो मैं सबको एडवाइस करना चाहूँगी वो ये है कि न्यूज़पेपर स्टडी इज़ अ मस्ट। न्यूज़पेपर से क्या होता है, मैं हर जगह यही कहती हूँ कि आपका जो विजन है, आपका होराइजन ऑफ थिंकिंग है, वो बहुत वास्ट हो जाता है। तो आई थिंक न्यूज़पेपर के बगैर आप बहुत हैंडीकैप हो जाएगी, क्योंकि जब आंसर राइटिंग करनी होती है तो न्यूज़पेपर पढ़ने से एक फ़ायदा ये होता है, व्हेन यू राइट दी आंसर्स तो आइडियाज़ खुद ही फ्लो होने लगते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो आपको तब समझ नहीं आता है जब न्यूज़पेपर्स आप पढ़ रहे होते हैं कितना फ़ायदा आ रहा है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको पता चल जाता है कि न्यूज़पेपर्स ने आपका कितना साथ दिया। जैसे न्यूज़पेपर द हिंदू आपके साथ होता है एग्ज़ाम में, तो मुझे लगता है आइडियाज़ उसी से फ्लो होते हैं और आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड बनते हैं। और प्रीलिम्स की मेरी यही स्ट्रैटेजी रहेगी, जो प्रीलिम्स है उसमें रिवीजन इज़ द की। रिवीजन से 2 फ़ायदे होते हैं। मुझे लगता है 3-4 रिवीजन्स आपको प्रीलिम्स से पहले कर लेने चाहिए। तो रिवीजन से सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो जाता है। इवन कि आपने जो रिवाइज़ किया है वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं प्रीलिम्स में, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि कॉन्फिडेंस से ही बहुत सारे सवाल आपके जो है वो ठीक हो जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है, जो आपने पढ़ा है वो आ जाए तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। मेंस में तो मेरी यही एक की रहेगी कि आप न्यूज़पेपर्स बहुत अच्छे से पढ़ें, न्यूज़पेपर स्टडी, और साथ साथ अगर आप ऐसे राइटिंग शुरू करें, तो मैंने कैसे ऐसे राइटिंग शुरू की थी, जो बहुत ही नोवाइस हो इसमें, जिसको नहीं पता है क्या करना है, तो वो बोलता है मैं क्या इससे लिखूं, मेरे पास उतने ज़्यादा आइडियाज़ नहीं है, तो मैं कैसे ऐसे राइटिंग करूं। तो मुझे लगता है जो सोशल इश्यूज़ है ना, सोशल इश्यूज़ पे आपको सबसे पहले ऐसे राइटिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई ओपिनियन होता है सोशल इश्यूज़ के बारे में, जैसे डाउरी हो गई या ऐसी ही कोई चीज़ें। तो मुझे लगता है सोशल इश्यूज़ पे तो न्यूज़पेपर पे आए दिन आता रहता है एडिटोरियल में। तो अगर आपको न्यूज़पेपर में कोई सोशल इशू दिख रहा है तो आप उस पे जॉट डाउन द पॉइंट्स, आप लिखिए कि आपको क्या क्या फील हो रहा है। फिर उसके अगले दिन द हिंदू में उस पे आर्टिकल आ ही जाता है, फिर वो आर्टिकल आप पढ़िए और उस ऐसे में वो ऐड कीजिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी ऐसे राइटिंग जो है वो भी एनहांस हो जाती है, और आपको पता चलता है कि आपकी सोच कितनी नैरो है, क्योंकि नैरो तो होती है थोड़ी सी जो एस्पिरेंट्स पहले होते हैं, फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनकी सोच हो जाती है वास्ट। और इसके अलावा मुझे लगता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो ही जाती है खुद ही इस प्रिपरेशन के दौरान। और अगर कोई सवाल हो तो आई विल टेक दोज क्वेश्चंस लेटर। ओके, थैंक यू।